शिवान करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर एनसीईआरटी की थ्योरी कराई जा रही है संपूर्ण और प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पेपर लगाए जा रहे हैं। जैसे हमें प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ता है उसी प्रकार हमें प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने पड़ते हैं। तो फ़ायदा इसमें है कि ना कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि फ़ायदा इसलिए कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उसमें रिपीटिंग बहुत क्वेश्चन होते हैं और आपको उससे ये भी पता चलता है किस प्रकार से एग्जाम में आता है पूरा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीट होते हैं और सिलेबस वही है, सिलेबस वही आना है, कोई बदला नहीं है, तो वही आएंगे जो भी आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो ज़रूर पूरे यहाँ इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के सारे संपूर्ण पेपर लगवाए जाएंगे और लगवाए जा चुके हैं, बहुत सारे लगवाए जा चुके हैं। प्ले लिस्ट बन गई है, आप सभी वहां जाकर चेकआउट कर लीजिए। 2011 से 2024 तक के संपूर्ण कराए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। संपूर्ण पेपर हो गए आपके, लास्ट एग्जाम तक संपूर्ण क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी भी होने ही वाली है कंप्लीट। 6 to 8 थ्योरी कंप्लीट होने वाली है। तो आप सभी जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लासेस ले सको। अगर आपको इस बार एग्जाम निकालना है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है और बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपके लिए, बहुत एग्जाम के लिए। अगर अब की बार आपने सीटेट पेपर 2 या 1 कोई भी क्वालिफाई कर लिया तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन आपको उसके लिए डेली मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए, यही सब मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को फॉलो करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो आज है सामाजिक अध्ययन विज्ञान यानी भाग टू में आता है हमारा सोशल साइंस, पेडागोजी सोशल साइंस और हिंदी पेडागोजी और हिंदी सामान्य हिंदी। इस प्रकार 120 नंबर का टारगेट रखते हैं हम। तो हमारा क्वालिफाइड तो 90 अंक तक है, 90 तो मैं लाना ही है, कैसा भी कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। लोग सारी जानकारी आपको दे दी है, अब हम पढ़ने पर ध्यान देंगे। तो लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में जो चुनाव के संबंध में हमें 2 कथनों पर विचार करना है, फिर आंसर देना है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के कानून और नियम बताते हैं। ठीक है। फिर है सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती, तो दोनों ही सही है, क्योंकि जो लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। अगर हम उन्हें चुन लेते तो पूरे देश के लिए वो कार्य करते हैं। ठीक है। फिर है सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। ठीक है। बदलती रहती है सरकारें, ऐसा तो है नहीं कि एक ही नियमित होगी अब कभी नहीं बदलेगी स्थायी। तो दोनों ही राइट आंसर है हमारे। तो आंसर आ जाएगा 4th, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारवाक का एक स्थल नहीं है। देखो, अगर दोस्तों आप सभी ने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट जिसने करी है तो वो आराम से क्वेश्चन आंसर लगा पाएगा, नहीं करी तो उसे दिक्कत आएगी, इसलिए वो जाकर एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले। इसी चैनल पर पढ़ाई गई है और घर पर ही भी पढ़े बुक से, तो और अच्छा हो जाएगा। कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग और लाल महल बारी। तो वो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा युग में है जो मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो मुगल चारबाग का स्थल नहीं है, पूछा है नहीं, इसलिए क्वेश्चन में भी डाउट होते हैं, अच्छे से पढ़ना। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि उसका स्थल नहीं है, तो मुगल चारबाग का स्थल नहीं है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो हमने भारत में जो पंचायती राज है उसके बारे में हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करी है, सरकार के बारे में सभी गांव व्यवस्था कैसी होती है, नगर व्यवस्था कैसी, सभी पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट बनिए, आप सभी पढ़ डालिए। तो जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का 2य स्तर है एवं ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। तीनों ही गलत दिए गए हैं। फिर संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो राइट हमारा 4th राइट है। देखो, परिषद पंचायत राज मतलब जिला परिषद पंचायत राज
प्रणाली का दूसरा स्तर नहीं है, ये भी गलत दिया। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा नहीं होता है, उसका चुनाव कौन करती है? सरकार। और ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की नहीं होती है, वो 5 वर्ष की होती है। तो ये तीनों ही गलत दिए गए। हमारा 4th राइट आंसर है, तो इस प्रकार से 4th है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से किसकी कविताओं विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, रविदास। तो ये किया गया संरक्षित कबीर की विचारों को किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया, और यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। और तो फिर ये कोनो से ही नहीं है, क्योंकि पहला हमारा राइट निकल गया। और 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती द्वारा हार मुँह देखना पड़ा। नहीं, यह राज्य केवल नहीं, पहला ही हमारा फर्स्ट है कि यह एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। तो फर्स्ट हमारा राइट सही कथन है। फिर एलोरा की गुफा का 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात विष्णु पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की थी? है देखो, इस बात सभी के बारे में एनसीईआरटी पढ़ाई जा चुकी है, आपको ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ऐसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, वो किस काल का कीर्ति चित्र है? तो राष्ट्रकूट काल का, गुर्जर प्रतिहार का, और चालुक्य काल का, गुप्त काल का। तो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूट काल का दिखाई गई वो कीर्ति। फिर यहाँ निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता, तो यह वस्तु के लेन देन को आसान बनाती है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है और यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ही, क्योंकि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। जो बिना वस्तु विनिमय पद्धति है वो क्या है कि एक खर्चीली है और समय साध्य प्रक्रिया है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर यह निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छात्रक सेल पाए जाते हैं? तो डेल्टा, रेगिस्तान, हिमनद हिमोड़, समुद्री गुफा। तो राइट आंसर होगा कि जो छात्रक सेल पाए जाते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि छात्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं दोस्तों। फिर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? किसके नेतृत्व में ऐसा हुआ था कि बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, निजाम उल मुल्क, आफश जहां, अली वर्दी खान। तो राइट आंसर है हमारा मुर्शिद कुली खान। किसकी? मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण से अलग कर दिया था। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर निम्नलिखित का मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना। तो पहले है क्या? वायुमंडल की परतें, और दूसरी है उसकी विशेषताएं, है ना। तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है, युग्म के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पूछा जा सकता है, तो और या स्टेटमेंट के द्वारा भी। तो वायुमंडल की परतों और विशेषताओं से मिलान करना है। तो देखो, जो हमारे क्षोभ मंडल किससे संबंधित है? तो क्षोभ मंडल है हमारा मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं, तो वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल का आंसर, यानी क्षोभ मंडल का मिलान हो रहा किससे? फोर्थ से। यानी समताप मंडल इसमें से कौन सा है? तो समताप मंडल है, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन गैस की एक परत होती है, तो वो संबंधित है हमारा 3 से। फिर है मध्य
मध्यमंडल होगा हमारा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। किस परत में? मध्यमंडल की परत में। तो इसका दूसरे से है। फिर बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल है अयान मंडल, इस परत का एक भाग है। अयान मंडल बाह्य वायुमंडल का परत का एक भाग है। तो हमारा इस प्रकार से है कि पहले 4 3 2 1 यानी उल्टा गिनती है। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है दूसरा, यानी 4 3 2 1 यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्योंकि देखो अभी मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी में, ये वाली अभी करवा रही हूँ जो 6 की एनसीईआरटी में अभी चल रहा है पॉलिटी में। तो ये उसमें क्वेश्चन आए हुए, उसमें पूरी डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अब तो व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता स्वावलंबी होने की शिक्षा दी। तो ये तो नहीं, आगे देखते हैं। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो देखो इनका राइट आंसर है कौन सा? हमारा राइट आंसर है हमारा तीसरा। जो रमाबाई थी, जो महिला शिक्षा, जैसे पंडिता रमाबाई, तो इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, इसको याद में रखना। और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये ऐसे ही लगा ले जाओगे। तो वे क्या थी? संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी पंडित रमाबाई, इसलिए उनको उपाधि दी गई थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, उन्हें उपाधि इसलिए मिली कि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, एक मुख्य। फिर है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने और हेस्टिंग्स ने। तो यह जो लिया था ना, ये फैसला लिया था, हमारा आखिरी निर्णय लिया था किसने? डलहौजी ने, कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वो आखिरी वंशज होंगे मुगल बादशाह के। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। देखो दोस्तों, ये हमें गलत चुनना है इसमें से, जो कि ये सही है, ये वो सही कह रहे थे गांधी जी, अब गलत चुनना है हमें। तो पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी सही है। अब देखते हैं हमारा बच्चा एक ही। तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, तो ये हमारा गलत है। ये कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ये हमारा गलत माना जाएगा। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों का विचार करना है, फिर उनका आंसर देना है। जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के बारे में पढ़ना, फिर हमें आंसर देना है। तो देखते हैं दोस्तों, बार बार वीडियो रोकनी पड़ रही क्योंकि बाहर की आवाज़ आ जाती है, तो उस पर ध्यान आप मत दीजिएगा, जिससे कंटिन्यू आपकी क्लास हो सके। तो चलो हम देखते हैं अब 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो तत्कालवाद जो भी है उसके बारे में कथन पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। फिर क्या हुआ? यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या की भी कम की जाए। तो हमारा देखो दूसरा गलत है और पहला भी गलत है, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि 1857 में ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे।
तो पहला सही है और दूसरा गलत है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला कि ये सही है और बी गलत है। तो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वायु युद्ध राष्ट्रवादी नेता यानी निम्नलिखित में से कौन थे ये नेता नमक सत्याग्रह के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और पोट्टी श्री रामुलु महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी रामगोपालाचारी थे ये नेता नमक सत्याग्रह के बाद राष्ट्रवादी नेता। फिर है ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ज्योतिराव फुले ने जो उनकी पुस्तक गुलामगिरी थी तो उसको निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया? तो उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए, नहीं उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, नहीं उनको क्यों समर्पित किया? उनको नहीं, तो उन अमेरिकों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन के लिए भाग लिया था। नारी मताधिकार आंदोलन में भी ये आंदोलन भी उठाया गया था नारियों के लिए, क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, ऐसे बहुत से अधिकार नहीं थे उनके लिए। तो जैसे इसका आंसर है तीसरा कि उन अमेरिकों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी युद्ध गृह में भाग लिया था, उन्हें समर्पित किया गया था। कौन? गुलामगिरी बुक, जो ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक में लिखा था, गुलामगिरी पुस्तक में। तो भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार करना है। तो उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। नहीं, ये गलत है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, यही गलत है पूरा। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। नहीं, ये राज्य तो इसमें कहाँ आ गया? उच्च न्यायालय में राज्य नहीं, सरकार यानी राज्य नहीं, राज्य नीचे स्तर का हो, जो 3 स्तर होते ना, तो उस प्रकार से राज्य नहीं आएगा, हमारा सरकार आएगी। तो इसका सही आंसर यानी दोनों ही गलत है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। ये और बी दोनों गलत है। फिर है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत में यूरोप लाए गए थे यानी ले गए थे? तो मसाले, फुटकर माल, पीस गुड्डस, सूती कपड़े, मिशलन। तो इसके कौन मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए, वो है सूती कपड़े। सूती कपड़े को मद कैलिको के नाम से जाना गया। फिर है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखें। नहीं, क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। नहीं, सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। गलत, ये सभी नहीं है। ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्यक्षों को सिखा सके। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो राइट आंसर हमारा 4th है। फिर है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है विवृत खनन, उत्खनन, कूपकी खनन या प्रवेधन। तो राइट आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार के खनन को कहा जाता है प्रवेधन खनन यानी प्रवेधन खनन। फिर लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? यह उदाहरण है किसका? वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव संसाधन का और भंडार संसाधन का। तो यह उदाहरण है किसका? लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम यह उदाहरण है संभाव्य संसाधन का यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर है गर्म जल के झरने किससे प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? जो गर्म जल के झरने होते हैं वो किससे प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो यह बनते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर
संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से करना है। तो यह किसी माध्य अक्षांशों के अंतरिक्ष अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है और इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है और इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है और यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या कि रोपण कृषि की सही विशेषता है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो पुणे, बेंगलुरु और चंडीगढ़ और कोच्चि। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु यानी बंगलोर को ये प्राप्त है ना। फिर है राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह और नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक। तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और उसके बाद अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। फिर है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से गलत हो गया यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष नहीं, ये भी गलत है। प्रथम क्यों नहीं कराई जाएगी? सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और फिर उसके बाद नहीं, न्यायालय में डायरेक्ट कैसे पहुंच जाएंगे? देखो पहला सही है क्योंकि सबसे पहले पुलिस के पास ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर उसके बाद अदालत में मामला दर्ज होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन देखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ये तो क्या है? गलती है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है यह निर्धारित करना पुलिस का काम है? नहीं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती नहीं। देखो सही है हमारा फर्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच करने के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर देखते हैं नीचे, तो पहिएदार कुर्सी क्या देखेंगे हम, ये क्वेश्चन कैसा है होकर हाँ चलो देखते हैं। नहीं ये देखते हैं ये क्या समझ नहीं आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 370। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है वो है अनुच्छेद 15। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी पढ़ाया है, अनुच्छेद शुरू हो ही चुके, पॉलिटी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो इसमें है धर्म, जाति, लिंग जो भी है उसके प्रति जो विभेद यानी किसी के ऊंच नीच कुछ का भी विभेद करेगा वो अनुच्छेद 15 में है। तो इसका उल्लंघन अभी भी चल रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर है। फिर है विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिकार, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजना का कार्यक्रम और रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली संयोजित शिक्षा नहीं। राइट आंसर है कि रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 3। फिर है रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो देखते हैं कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होगा रंजन के द्वारा। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे ले आने के लिए विद्यार्थी को कहना, व्हील चेयर्स कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचाराविश
और एक भूमिका निर्वाह नाटिका व आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सकें। विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो देखो राइट आंसर होगा हमारा तीसरा कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे भी विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सकें, यानी विद्यार्थी समझ सकें उस स्थिति को कैसे ये लोग करते हैं। तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, मूल्य परक निर्णय लेना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना और कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो राइट आंसर होगा हमारा इसमें विचार किया जाना चाहिए किस उद्देश्य पर? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, यानी फोर्थ पर हमारा किया जाना चाहिए विचार। तो राइट आंसर फोर्थ है। फिर है क्या कि आप नए राज्य यानी पाठ में चोल विषय पर पढ़ा है। पाठ के बारे में अंत में अत्यंत खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। और हाँ, इस पाठ में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपका शिक्षक विचार क्या होगा? शैक्षिक। तो चलो देखते हैं। हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हम आराम से आंसर दे पाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पूरी फॉलो कर लीजिए जिससे दिक्कत ना आए। विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, क्यों भाई? विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक कराना। राइट तो हमारा फोर्थ है कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना जिससे उनकी अनुरुचि बढ़े और वो खुश होकर हर चीज़ के लिए सक्रिय रहें। फिर आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं और अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनते हैं। तो इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, क्या ये गलत है। फिर सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद करूंगा। ये तो नेगेटिव वे में ही आ गया पहला, ये भी तो बचा कौन? दूसरा वही है हमारा पॉजिटिव वे, यानी यथार्थ के आयामों पर एक सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। राइट, तभी तो कोई सॉल्व हो पाएगा कोई भी चीज़। फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए और बी और सी में से के सबसे उपयुक्त उपायों का चुनाव करना है। तो व्यक्ति अध्ययन, परिभाषा, दृश्य सामग्रियाँ, तो तीनों ही उपाय उपयुक्त थे, यानी व्यक्ति का अध्ययन, परिभाषा और दृश्य सामग्रियाँ, ये तीनों ही चाहिए। तो ये भी सी तीनों सही है। फिर है पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो सीखे हुए को समझने तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना और अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान कराना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है परीक्षा के लिए यानी सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना और विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। ये नहीं, ये गलत है। राइट आंसर है हमारा कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, क्योंकि अगर आप विद्यार्थियों को बोलोगे कि कोई क्वेश्चन पूछो और आप उसका आंसर भी जैसा भी आए आप बोलो, फिर हम समझा देंगे उसको। तो राइट, उसको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना बहुत अच्छा है। मूल्यांकन करना है तो ज़रूरी एक उत्तर मांगोगे आप उनसे, तभी तो आप उनका मूल्यांकन कर पाओगे। तो इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। तो इतिहास आपके लिए सहायक कैसे होगा? अतीत की वर्तमान में तुलना करने से। तो ये होगा उपयुक्त में से कौन से सही है? तो तीनों ही सही है, क्योंकि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह भी समझना पड़ेगा, हमारे भौतिक एवं सामाजिक विश्व की गतिविधि समझनी पड़ेगी, अतीत वर्तमान तुलना करनी पड़ेगी, तभी समझेंगे। तो तीनों सही है, ABC। फिर एक शिक्षक भारत के विभाजन पर
एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो मौखिक इतिहास, समाचित पत्रों का पूरा लेखागार, उपन्यास, आत्मकथाएं। तो राइट हो जाएगा क्या हमारा? उपन्यास, क्योंकि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों का आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा, तो ये इसका प्राथमिक स्रोत नहीं है। वो ये हमारे प्राथमिक स्रोत है जो नहीं है वो है उपन्यास। तो राइट आंसर तीसरा है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? तो राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास। तो राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास ये तीनों उसमें सम्मिलित है सामाजिक विज्ञान में, केवल मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की परिस्थितियों पर कोई बर्डन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उस बर्डन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करें और उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें और उनकी विषय वस्तु सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रोत्साहन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि भी उस बर्डन के पात्रों के बारे में मूल्य परक निर्णय करें। तो पहला राइट आंसर है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है नहीं। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। यह तत्वों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है नहीं, ये गलत है। दूसरा राइट है कि यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तो हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? परस्पर आदर। तो चौथा हमारा राइट आंसर है। फिर है एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, आपस में विचार विमर्श करना और किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। तो नहीं, अगर हमें सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी वो होगी क्या? काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता करना। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जलाशयों का वितरण और वायुदाब का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण। तो जो अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है वो है जलाशयों का वितरण पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है जिसमें। तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट है। फिर है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? तो एटलस, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट। तो ग्लोब सबसे अधिक सहायक सामग्री होगी ग्लोब, यानी दूसरा राइट आंसर। फिर दो विषयों यानी ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो श्रम की वहनता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो हमारा ए और बी दोनों विसंगत हैं। ए और बी, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे ए और बी दोनों विसंगत हैं। तो हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा, है ना। फिर नीचे देखते हैं, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनने वाली विधि, पूछताछ विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ये विधि होगी स्रोत विधि। स्रोत विधि सबसे अच्छी विधि होगी
यानी उन्हें सोचने, इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहन करेगी स्रोत विधि। फिर है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। कारखाना का विषय के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी। तो किसी विशेषज्ञ को निमंत्रण करना, एक कहानी सुनना, किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो राइट आंसर होगा हमारा तीसरा कि किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। फिर आगे ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो देखो इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें ओनली कौन सा सी सही है, सी, बाकी सभी गलत है। ए और बी गलत है, सी सही है। तो 4th राइट आंसर है हमारा। फिर है मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यह मोनाकी पर्वत सागर स्थित है प्रशांत महासागर में। किसमें, प्रशांत महासागर। तो 3रा राइट आंसर है। फिर है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड को, जैन धर्म की शिक्षाओं को, शिक्षकों के बातचीत को और बौद्धों के नियम को। तो विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम को। फिर है पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसके बारे में मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है। जो पंचायती राज है या फिर जो सरकार है, सब पढ़ा दिया मैंने। तो इसमें जो तहसीलदार है वो इनका रिकॉर्ड रखता है, इनकी देखभाल करता है। किसकी, पटवारी की। उनके काम नीचे के करता है कौन, तहसीलदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत ही है, उसमें वही दिया गया, वही सही है। फिर है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। नहीं। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे। नहीं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। ये गलत है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। राइट। महापाषाणों के विषय में यही सही है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो 4th राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे नहीं है वो कौन सी, पोताश्रय तरंगे। ये भूकंपीय तरंगे नहीं है। फिर है एडुसेट से क्या अभिप्राय है हमारा। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक सूर्य ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या, कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो 4th है कि यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है ना। फिर है निम्नलिखित वायुमंडल में से किससे में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं। तो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो ये जो बहुसंख्या भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं वो है स्थलमंडल राइट आंसर है। फिर है भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो बाह्यभेदी अग्नेय सेल, अवसादी सेल, अंतभेदी अग्नेय सेल और कांतरिक सेल। तो राइट आंसर है कि ये आता है किसके अंतर्गत, तो बाह्यभेदी अग्नेय सेल। तो पहला राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से हमारा निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंतिम।
तो प्रचुरता पाई जाती है। किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो मैदान, घाटी, पर्वत, पठार। तो इनकी प्रचुरता पाई जाती है पठार में पाई जाती है। तो इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं और आप सभी डेली क्लासेस लीजिए। तो NCERT कंप्लीट जरूर कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप फॉलो कर लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।